तो चलिए भाई, सभी को गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे। तो बेटा, आज से हम लोग यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आने वाले हैं। और आज की क्लास में हम लोग बेटा पहले जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आपके फिजिक्स में, उन सारे को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको न्यूमेरिकल को करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में सर चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले आपके एग्जाम में, जिन फार्मूले से क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसा कि आपको पता है बेटा, है ना, एक एक बातों को नोट करते चलेंगे, है ना। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 में जो जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग आगे चैप्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेटा चैप्टर 1 में, तो सबसे भैया जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, एक नंबर के जो क्वेश्चन बनाता है, वो है भैया आवेशों का क्वांटीकरण, है ना। आवेशों का क्वांटीकरण, इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? Q बराबर प्लस माइनस एनी, है ना। ये फार्मूला यूज होता है, एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसे आपको पूछ लिया कि भाई इतने कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो आपसे पूछ लिया कि अगर किसी सिक्के से इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए तो उस पर आवेश का मान क्या होगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पूछेगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो ये सबसे अपना जो बेसिक सा फार्मूला है, वो है भैया कूलाम का नियम। यहाँ से क्वेश्चन तो बनता है डेफिनेटली, अगर पेपर का लेवल हल्का होगा तो न्यूमेरिकल यहाँ से जरूर पूछेगा कूलाम का नियम। अगर हम बात करते हैं सरकार कूलाम के नियम की, तो ये आपने पढ़ा होगा फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये बात हो जाएगी सर कूलाम के नियम की। और कूलाम के नियम के सदिश रूप, है ना, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है, कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। ठीक है, तो अगर हम सदिश रूप की बात करेंगे तो यह कुछ नहीं करना, वेक्टर फॉर्म लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, या तो R², यहाँ R गैप आपको दिखेगा, या तो यहीं पे आपको दिख जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R³ दिखेगा, और यहाँ पे क्या लगता है बेटा? वेक्टर लगा होगा। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि बताइए दो चार्ज हैं Q1 Q2, पहले ये वायु में रखे हैं, अगर इन्हें के माध्यम में रख दिया जाए, के बराबर दूतांक के, तो इन पे बल का मान क्या होगा? तो इसके लिए भैया बहुत ही आसान सा फॉर्मूला लगाएंगे, Fa/k, है ना। ये बात आप याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा जो आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है वो बेटा वायु या तो निर्वात में कार्य करेगा, और उसके बाद किसी भी माध्यम की बात करेगा तो वहां पे हमेशा बल का मान क्या होगा? कम होगा। इस बात को आप एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर ऑप्शन में दिखता है, मान लीजिए हम एग्जाम्पल की बात करें, बोल रहा है कि दो आवेश वायु में रखे हैं, 8 न्यूटन का बल कार्य करता है, और अगर हम इनको के बराबर 2 माध्यम में रख दें तो बल का मान क्या हो जाएगा? तो आप याद रखेंगे सर Fm = F/k, तो 8/2 कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके बने हैं। ठीक है, तो अगर हम आगे बात करते हैं सर, आइए देखते हैं, एक एक फार्मूले की बात करेंगे। फिर उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है भैया? E बराबर F/Q, क्या हो जाएगा? E बराबर F/Q0। F क्या है? बल है, और Q0 क्या है भैया? परीक्षण आवेश है, या तो यहाँ पे हम किसी आवेश का भी जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात तो ये थी सर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेस की। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जैसे आपको पता है सर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से भी क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं एग्जाम में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है भैया? इसको P से डिनोट करेंगे। P बराबर हो जाएगा बेटा Q × 12 हो जाएगा, और इसकी डायरेक्शन भी पूछ लेता है, तो इसकी डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो बेटा इसकी डायरेक्शन जो हो जाएगी वो माइनस से प्लस की तरफ होगी। किधर होगी? माइनस से प्लस की तरफ होगी। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए द्विध्रुव की दिशा किधर होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? तो आपको बोलना पड़ेगा सर माइनस से प्लस की ओर, मतलब ऋण आवेश से किधर हो जाएगी? धन आवेश की ओर होगी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। फिर उसके बाद द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, है ना, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम बात करें तो बेटा दो स्थितियां जर्नल है, हर साल एग्जाम में पूछता है यहाँ से। तो ये अगर हम अक्षीय स्थिति में बात करते हैं, अगर हम अक्षीय स्थिति में बात करते हैं तो फार्मूला आता है K2P/R³, है ना, यूनिट लिखते चलेंगे। और यहाँ पे अगर हम निरक्षीय स्थिति में बात करते हैं
निरक्षित स्थिति में आता है बेटा kp/r³ न्यूटन पर कूलम। ये फार्मूला आपको निकल के सामने आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद द्विध्रुव आघूर्ण है ना, यहाँ पे बल युग्म का आघूर्ण जो आपने कैलकुलेट किया था, ठीक है, तो टाउ बराबर होता है बेटा पीई साइन थीटा। ऑब्जेक्टिव में काफी बार इसका सदिश रूप दिया है, तो P क्रॉस ई लिखेंगे। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं बेटा, वेक्टर टाउ इक्वल टू P क्रॉस ई, क्योंकि A क्रॉस B ए बी साइन थीटा होता है, तो P क्रॉस C क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा। अगर मान लेंगे सरकार थीटा 90 हो जाएगा तो टाउ मैक्सिमम मिलेगा, और टाउ मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा, पीई मिलेगा। कितना मिलेगा, टाउ मैक्सिमम हो जाएगा बेटा पीई, ठीक है। फिर अगला जो फार्मूला है सर, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया का है ना, देखेंगे पूरे चैप्टर को हम लोग एक साथ यहाँ पे समेटेंगे, ठीक है। एक एक चैप्टर्स के एक एक फार्मूले को यहाँ पे कोई भी फार्मूला छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है ना, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए जो सर फार्मूला निकल के आता है, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये फार्मूला निकल के आएगा। द्विध्रुव को जब हम किसी वैद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं तो या तो यही फार्मूला कुछ ऐसे देखने को मिलता है, PE cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएगा। तो ये दो फार्मूला दिखेंगे। यहां से आपको बोल सकता है कि स्थायी संतुलन के लिए दो बातें पूछेगा, स्थायी संतुलन में और बेटा अस्थायी संतुलन में, है ना। दो बात आपसे पूछता है कि आप स्थायी संतुलन में भी द्विध्रुव को घुमा सकते हैं और अस्थायी संतुलन में भी द्विध्रुव को घुमा सकते हैं। स्थायी का मतलब हो जाएगा सर थीटा से 0 से, यहाँ पे लंबवत की बात करेंगे तो थीटा 90 हो जाएगा, और यहाँ पे भैया 0 से 180 की बात करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं। तो इस फार्मूले में हम यहाँ पे ये बात यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करेंगे थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब आगे अगर हम थोड़ा सा बात करें तो भैया वैद्युत फ्लक्स है ना, वैद्युत फ्लक्स के लिए जो सूत्र निकल के आएगा, वैद्युत फ्लक्स के लिए जो सूत्र निकल के आएगा, फाई बराबर है ना, फाई बराबर E डॉट ds, या तो हम लिख सकते हैं फाई बराबर हो जाएगा बेटा EDS cos थीटा, है ना। यहाँ पे अगर थीटा 0 हो जाएगा तो फाई बराबर क्या लिखेंगे, EDS लिखेंगे, और अगर थीटा से 90 हो जाएगा तो फाई बराबर हम लिखेंगे 0, क्योंकि cos 90 अपने को कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा cos 90, ठीक है। एक एक चीजों को आराम से नोट करते हुए चलेंगे, और इसी तरह हम क्लास ले आएंगे किसी दिन ऑब्जेक्ट है ना, किसी दिन पूरे 1 नंबर वाले क्वेश्चन की और फिर डेरिवेशन की। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आपकी तैयारी अभी काफी टाइम है, ठीक है, अपने पास फिजिक्स के पेपर के लिए। तो एक एक चीजों को हम तैयार करते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें सर गॉस की प्रमेय, है ना, गॉस की प्रमेय, तो भैया गॉस की प्रमेय क्या था कि किसी बद्ध पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का कितने गुना होता है, 1/एप्सिलॉन गुना होता है। कितने गुना, 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो हम लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू Q/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्वेश्चन यहां से पूछेगा तो नोट कर लेंगे, जैसे आप बोला कि मान लेते हैं कोई एक आवेश Q है, वो अर्धवृत्त के केंद्र पर रखा है। कहां पे रखा है, अर्धवृत्त के केंद्र पर रखा है। बोला कि भैया फ्लक्स की वैल्यू बताओ, तो आप याद रखेंगे अगर सममित वस्तु की बात करेगा, सममित वस्तु की बात करेगा तो सर गॉसियन पृष्ठ सबसे पहले इसको बना के पूरा करेंगे, और ये हाफ पे रखा है तो Q/एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे। इसी तरह घन का बहुत ही बार क्वेश्चन आया है। मान लेते हैं कोई आवेश है, अब यहाँ पे घन की बात करते हैं हम थोड़ा सा, अगर हम क्यूब की बात करेंगे, ठीक है, आपको पता है कि अगर सेंटर पे है तो फाई कितना हो जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। अगर पूछ लिया कि फ्लक्स से गुजरने वाला है ना, फलक से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए किसी एक फलक से, तो 1/6 Q/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसी तरह शीर्ष से पूछेगा, शीर्ष से पूछेगा तो बताइए शीर्ष कितने होते हैं, 8, तो 1/8 Q/एप्सिलॉन नॉट। अगर कोर से पूछेगा, एज से पूछेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा 1/12 Q/एप्सिलॉन नॉट। ये बात आप याद रखेंगे, कंफ्यूजन में डालने के लिए आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब एक क्वेश्चन ऐसे बहुत बार पूछा है न्यूमेरिकल में कि बताइए कि एक कोई गोला है ना, आर त्रिज्या का, ध्यान से सुनेंगे,
एक कोई गोला है r त्रिज्या का, बोल रहा है कि इससे जो गुजरने वाला फ्लक्स फाई है। तो आपको बोल रहा है कि अगर हम इसकी रेडियस को दुगना कर देते हैं, कितना कर देंगे, डबल कर दे इसके रेडियस को, मतलब 2r कर देते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है ना फ्लक्स कितना होगा, तो भैया सिंपल सी बात याद रखना 5 भी होगा, क्योंकि फ्लक्स का मान दूरी, त्रिज्या, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा। फ्लक्स का मान केवल आवेशों के परिमाण पर निर्भर करता है, आवेशों के परिमाण पर निर्भर करेगा। ये बात आप कहीं भी नोट करके लिख लेंगे, न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल होगा कि आवेश के परिमाण पर निर्भर करेगा केवल उस, है ना, वस्तु का आकार क्या है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे समझाएं, बोल रहा है कि यहाँ पे बताइए, यहाँ पे बताइए और यहाँ पे बताइए, 3 आपको डायग्राम मैंने दिया। एक हमने यहाँ पे सर्किल बनाया, ट्रायंगल बनाया, स्क्वायर बनाया। अब बोल रहा है तीनों स्थितियां में बताइए फ्लक्स कितना गुजरेगा। तो आपको ये याद रखना जो हमने बात बताई कि सर डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा, आकार कैसा है उस पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल और केवल आवेश के मान पर निर्भर करेगा। तो फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ भी कितना हो जाएगा बेटा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं अभी और इस चैप्टर में बचे हुए हैं, ठीक है। चलिए एक एक को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कि आपको बोलेगा, है ना, कि एक लाइन लेंगे, है ना, एक तार लेंगे जिसको हम आवेशित करते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण आवेश कहाँ वितरित होता है बेटा, इसके पृष्ठ पर। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपसे पूछ क्या रहा है कि यहां से r दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो बताइए आप क्या करते थे, इस बिंदु P से होता हुआ हम बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते थे लंबाई का, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे देखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, अभिलंब सदिश इधर होगा, तो यहाँ पे थीटा सर कितना मिलता था 90, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, अभिलंब सदिश इधर होगा, तो यहाँ पे थीटा कितना मिला 0, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। और सेम ऊपर वाला केस यहाँ भी मिलेगा, थीटा इक्वल टू 90 मिलेगा। तो याद करिए जो फार्मूला निकल के आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर निकल के आया था। कितना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ देख रहे हैं कि E की वैल्यू R के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में चेंज हो रही है। तो अगर अपने को ग्राफ देखने को मिलता है तो ये दो स्थितियां पॉसिबल है, E और R के साथ ग्राफ में दो स्थितियां संभव हो सकती हैं। अगर E का डायरेक्ट ग्राफ 1/r के साथ बनाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। ये 3 स्थितियां यहाँ पे संभव है। अगर यहाँ पे E और R के बीच ग्राफ होगा तो ये 2 बातें आपको पॉसिबल होगी, और अगर E का 1/r के साथ पूछेगा तो ये आपका स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्योंकि 1/r जो है वो समानुपाती किसके है, E के है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। अब आपको पूछेगा सर समतल चादर के कारण, है ना, समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो याद करिए वो दिन जब, है ना, आपने पढ़ा होगा कि सर एक हम चादर लेंगे, ठीक है, और इस पे जब हम आवेश देंगे तो संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, जैसे यहाँ पे लैम्डा क्या था हमारा, रेखीय आवेश घनत्व होता, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हमारा जो सिग्मा हो जाएगा, तो सिग्मा हमारा क्या होगा बेटा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, ठीक है। सिग्मा जो हमारा होगा बच्चा वो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। तो याद करिए कुछ ऐसा गॉसियन पृष्ठ बनाया करते थे हम लोग, है ना। और यहाँ पे जो फार्मूला निकालते थे सर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट निकल के आता था, जहां पे सिग्मा हमारा क्या है बेटा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एप्सिलॉन नॉट आपको पता है निर्वात की वैद्युशीलता। मैं इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूं, जरूरत पड़े तो आप याद रखेंगे, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात किए थे कि 2 भैया प्लेट लेंगे और दोनों इस बार विपरीत आवेश से आवेशित होगी। मतलब अगर ये सर पॉजिटिव से है तो दूसरी क्या होगी, निगेटिव से होगी। अब 2 स्थितियां बन रही थी, एक प्लेट के बीच में और प्लेट के बाहर।
तो अगर हम प्लेटों के मध्य बात किए थे, अगर आपको याद हो, तो प्लेटों के मध्य जो बात होगी बेटा वो कितना आप लोगों ने पढ़ रखा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। और प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी सर, 0 आएगी। ये बात आप याद रखेंगे, पूछ सकता है एक नंबर के क्वेश्चन में कि प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी और प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका यूज हम लोग कैपेसिटर में किए थे, ठीक है। चलिए ये बात आप नोट कर दीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक पहले चैप्टर के, ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। तो अभी हम पूरे फार्मूले की सीरीज लाएंगे, जिसे 2-3 क्लास में आपके पूरी फिजिक्स के पूरे फार्मूले यहाँ पे समेट देंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सर गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए सर आइए बात करते हैं गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए हम नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन जो हम लिख रहे हैं वो आपको दिखाई देना चाहिए, ठीक है। गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। बताइए सरकार 3 स्थितियां बनी थी भाई। गोली कोष को सबसे पहले समझ लो कि गोली कोष का मतलब है खोखला गोला, मतलब जिसको हम आवेशित करेंगे तो संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। कहां पे, संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या बेटा कैपिटल आर है, कितनी है, कैपिटल आर है। अब पहली स्थिति ये हो सकती है गोले के बाहर एक बिंदु P है, मतलब अगर हम इस बिंदु P की दूरी स्मॉल r लें तो पहली स्थिति सर r ग्रेटर देन r की थी, और जहां पे हम लोगों ने फार्मूला निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब दूसरी स्थिति क्या होगी कि ये बिंदु P सतह पे चला है। कहां पे चला है, सतह पे। तो बताइए सतह पे आएगा तो स्मॉल r सर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, ठीक। और जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r किससे रिप्लेस होगा, कैपिटल R से न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तीसरी बात अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अब r लेस देन r की बात करेंगे, ठीक है। r लेस देन r मतलब स्मॉल r अब गोले के अंदर चला जाएगा। तो आप मेरे को एक ये बात बताओ कि जब संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर वितरित है तो क्या गोले के अंदर आवेश 0 है। तो अगर गोले के अंदर आवेश नहीं है तो बताइए E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन अगर ये विभव पूछता, ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर ये विभव पूछता तो वहां पे विभव का मान 0 नहीं होता। उसका रीजन है क्योंकि जितना सतह पर विभव होगा उतना केंद्र पर विभव होता है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। और हमेशा कंफ्यूजन में डाल सकता है कि बताइए अगर खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 है तो क्या विभव 0 हो सकता है। तो आपका आंसर होगा सर विभव बिल्कुल 0 नहीं हो सकता, क्योंकि केंद्र पर विभव कितना होगा, जितना सतह पर विभव होता है उतना ही केंद्र पर विभव होगा, ठीक है। चलिए ये तो सर थे सर चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, ठीक है, जहां से न्यूमेरिकल बनने की पॉसिबिलिटी है। चलिए अब बात करते हैं सर चैप्टर नंबर 2 की, ठीक है। चलो देखो आइए चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जानेंगे सर, ठीक है। फटाफट देखते हुए चलेंगे जिससे आपको कम समय में अधिक चीजें मिल पाए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। आइए देखते हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं सर चैप्टर नंबर 2 की, है ना। चैप्टर नंबर 2 में कुछ बेसिक से फार्मूले हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर सबसे पहले बात करें सर चैप्टर नंबर 2 की कहानी स्टार्ट होगी विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध से, तो एक सबसे अच्छा फार्मूला है V इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई डी आर। क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर। इस फार्मूले को हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम विभव की बेसिक परिभाषा देखें कि अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव। तो सिंपल सी बात है V इक्वल्स टू होता है सर W बाई क्यू। क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा W बाई क्यू जूल पर कूलम, या तो इसका SI यूनिट हो जाएगा वोल्ट। और इसका डायमेंशन की बात कर लो तो कार की विमा ml2t-2, आवेश की विमा 80, तो ये हो जाएगा सर ml2t-3
a-1 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम विभवांतर की बात करते हैं, ध्यान से देखते चलेंगे एक एक फार्मूला को, तो भैया विभवांतर क्या होगा, Va माइनस Vb W बाई क्यू नॉट, कितना हो जाएगा, Va माइनस Vb W बाई क्यू नॉट हो जाएगा, वैद्युत विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, या तो Vb माइनस Va W बाई क्यू नॉट, यूनिट और डायमेंशन सेम रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करेंगे सर समविभव पृष्ठ की, थोड़ा सा है ना, समविभव पृष्ठ। ठीक है, समविभव पृष्ठ क्या होगा, 2 पॉइंट्स याद रखेंगे यहाँ पे, है ना। समविभव पृष्ठ के लिए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और किया गया कार्य कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और यहाँ पे तीसरी बात जो है सर, बल रेखाएं अभिलंबवत आपतित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बल रेखाएं अभिलंबवत आपतित होती हैं, ये बात आप याद रखेंगे। और एक बात ये सार्वभौमिक सत्य नहीं है कि समविभव पृष्ठ सर्वथा गोलाकार होते हैं। क्वेश्चन बना है कि क्या समविभव पृष्ठ हमेशा गोलाकार होंगे, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, वो किसी भी आकार के हो सकते हैं, बस ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। समविभव पृष्ठ का मतलब है ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो और दो बिंदुओं का विभवांतर 0 हो। जब विभवांतर 0 है तो किया गया कार्य 0 होगा और बल रेखाएं अभिलंबवत आपतित होनी चाहिए, और ये सर्वथा गोलाकार होते हैं, ऐसी बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक है, तो भैया बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R हो जाएगा, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट। यूनिट लिखते चलेंगे, जहां छूट जाए आप अपने से लिख लेंगे। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई सर बिंदु आवेश के कारण। अब बात करते हैं सर द्विध्रुव के कारण, है ना, द्विध्रुव के कारण, है ना, द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। द्विध्रुव के कारण विभव, अगर हम द्विध्रुव के कारण विभव की बात करें सर, 2 स्थितियां होंगी, एक होगी सर अक्षीय स्थिति और एक होगी निरक्षीय स्थिति। अगर हम अक्षीय स्थिति में बात करते हैं तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर निकल के आएगा। और अगर हम सर निरक्षीय स्थिति में बात करेंगे, अगर हम निरक्षीय स्थिति में बात करते हैं तो V = कितना निकल के आएगा बेटा, 0 निकल के आएगा। V की वैल्यू कितनी आएगी, 0 निकल के आएगी निरक्षीय स्थिति में बात करेंगे तो। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे आगे। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा विभव प्रवणता की बात कर लेंगे। विभव प्रवणता की अगर हम बात करें तो भैया विभव प्रवणता बेसिक सा है क्या, एक सदिश राशि है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि भैया दूरी के साथ, किसके, दूरी के साथ, है ना, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को, है ना, दूरी के साथ विभव परिवर्तन को क्या कहते हैं भैया, विभव प्रवणता कहेंगे। और वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध, है ना, वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध, एक बार ये आप कंफर्म कर लेंगे कि ये सदिश है ना शायद। ठीक है, सदिश सदिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो इसको आप कंफर्म कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध की बात करते हैं, है ना, वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध, तो याद होगा आपको -dV अपॉन dr। क्या हो जाएगा, -dV अपॉन dr, मतलब है ना, जो विभव प्रवणता होगा वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऋणात्मक मान के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये बात हो गई सर विभव प्रवणता की। ठीक है, अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जहां से क्वेश्चन बनता है और इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो है सर स्थितिज ऊर्जा। क्या है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा मतलब निकाय की रचना करने में किए गए कार्य को क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। और यहाँ पे U = -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। क्या होता है सूत्र, U = -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, और यहाँ पे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, है ना, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, या तो बोल सकते हैं द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U = होती है -PE cos थीटा। कितनी हो जाएगी, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U = -PE cos थीटा। कितनी हो जाएगी बेटा, U =
माइनस का पीई कॉस थीटा। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन बनेगा सर, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में बोला कि दो प्रोटॉन है एक दूसरे के पास लाया जाए तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो सकती है, बढ़ेगी, घटेगी, नियत रहेगी। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, जब दो प्रोटॉन पास लाएंगे तो प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा और प्रतिकर्षण बल बढ़ने से दूरी घटने के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सर आज की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के कुछ फार्मूले को डिस्कस किया। अब अगली क्लास में हम चैप्टर 3 से चैप्टर 8 तक के पूरे फार्मूले को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास एकदम पसंद आई होगी, तो वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, सभी को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।